हाँ जी, तो हमने क्या बताया आपको? तो क्या होता है कि हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में जो पहला फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग, कि हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए सबसे बेस्ट वे कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग ऑप्शन को देखते हैं, उन सारे ऑप्शंस में जो बेस्ट ऑप्शन होता है उन ऑप्शंस को हम रखकर चलते हैं। और प्लान ये होता है कि पहले से रास्ते का चुनाव करना कि हम क्या क्या करने वाले हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल पूरा प्लानिंग में हमें एक तरीके से पूरा का पूरा सामने दिखाई दे जाता है कि इन फ्यूचर हमें क्या क्या करना है। तो दूसरा हमारा प्लानिंग के बाद क्या होता है, हमारा ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग मुख्य रूप से अगर किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग में भी हम किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हम जनरली ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं और वहां भी हम क्या करते हैं, मैन पावर के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन शुरुआत में ऑर्गेनाइजिंग में क्या चीज़ वो कर दिया गया है कि उस प्लान को सक्सेस करने के लिए या अपने गोल को अचीव करने के लिए जिन भी चीज़ों की जरूरत है उन सभी चीज़ों को क्या करना, इकट्ठा करना। और जैसे इसमें उसके बाद मेन जो आ गया हमारा किस चीज़ के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग में, कि जिस टाइप के लोगों की जरूरत है, कितना डिपार्टमेंट होगा, किस डिपार्टमेंट में कितने लोग होंगे, है कि नहीं, उसमें ग्रुप कितना बन जाता है, जैसे फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, है कि नहीं है, हमने डिपार्टमेंट को बांटा है, फंक्शनल डिपार्टमेंट, है कि नहीं, डिविजनल डिपार्टमेंट, सब बताया था आपको। तो पूरा का पूरा ओवरऑल हमने क्या एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया कि हमारे अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत है, ये हमें अब पता चल गया। किसके थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हमने ये पता लगा लिया, प्लानिंग प्लस ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू। अब हमें जब ये पता चल गया कि हमें इतने लोग चाहिए तो हमें उन सारे लोगों की क्वालिटी के बारे में पता चल जाता है डिपार्टमेंट वाइज, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में जो लोग होंगे उसके अकॉर्डिंग, उसके नेचर के अकॉर्डिंग उनका क्वालिफिकेशन चाहिए, उनका एक्सपीरियंस चाहिए। तो वही चीज मतलब सही स्थान पे सही लोगों की भर्ती की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे स्टाफिंग करते हैं। लेकिन ये बहुत शॉर्ट वे हो गया बताने का कि भर्ती की प्रक्रिया, तो भर्ती से या स्टाफिंग से जनरली लोग यही समझता है कि भाई हमने क्या कर दिया, हमें 100 लोग चाहिए, उसमें से 20 इंजीनियर चाहिए, 20 चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, 20 डॉक्टर चाहिए, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 40 लेबर चाहिए, हमने क्या कर दिया, 100 लोगों को हमने भर्ती कर दिया। नहीं, स्टाफिंग यहीं पे समाप्त नहीं होता है। वही चीजें के बारे में कि आखिर स्टाफिंग में किन किन चीजों को हमें लेके चलना है, वो ही पूरा का पूरा इस चैप्टर में दे रखा है। जिसमें सबसे पहले क्या करें, आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन, स्टाफिंग फंक्शन। तो स्टाफिंग फंक्शन का पहला काम हमारा क्या होगा कि हमें क्या करना है, जो भी हमने स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जिन लोगों की जरूरत है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमें उन लोगों को क्या करना है, हायर करना है, उन लोगों को क्या करना है, हमें भर्ती करना है। फिर आगे क्या कर रहा है, थ्रू स्टाफिंग फंक्शन, इस स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू मैनेजर्स फिल ऑल द जॉब्स क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। तो यानी कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में, यानी कि हम क्या तैयार करते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में, हम अपना स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि हमारा ढांचा कैसा होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कैसे करेगा, उसमें कितने लोगों की जरूरत होगी। तो ये जब चीजों के बारे में हमें, नीड ऑफ मैन पावर के बारे में जब हमें जानकारी हो जाती है तो उस नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो भी मैनेजर्स होते हैं वो मैनेजर्स क्या करते हैं, लोगों की भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। वही आगे कह रहा है कि स्टाफिंग कंसिस्ट। अब आगे जैसे कि हमने क्या बताया कि हम लोग स्टाफिंग का मतलब क्या समझ गए कि स्टाफिंग करने का मतलब कि हमने भर्ती कर दिया, कहानी खत्म, नहीं। वही यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, मतलब कितने लोग चाहिए हमारे काम को खत्म करने के लिए, तो प्लानिंग। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मतलब हमने बहाली निकाला, रिक्रूटमेंट मतलब हमने बाहर भर्ती की प्रक्रिया शुरू किया कि हाँ भाई हमारे यहाँ इतने लोगों का जगह खाली है, तो इसको क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट। फिर उस रिक्रूटमेंट में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा होगा, उसमें से हम बेस्ट कैंडिडेट को, जो हमारे कार्य को सही ढंग से करे, उनको हम क्या कर देते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह से काम किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको हम क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और जो जिस लायक होता है उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी या जो भी चीज है उसको हम क्या कर देते हैं, कंपनसेशन देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा वर्ड क्या है पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहां तक भी प्लानिंग या क्या कहते हैं, स्टाफिंग नहीं रुकता। स्टाफिंग कहां तक चला अभी हमारा कि हमने पहले प्लानिंग करा, प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, हमने बाहर रिक्रूटमेंट निकाला, जितने लोगों ने अप्लाई किया उसमें से बेस्ट स्टाफ को हमने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करके उनको क्या कर दिया, हमने ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग के बाद उनका क्या कर दिया, हमने
या मतलब उसी में उनको क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए, मतलब क्या उनका क्या रेम्यूनरेशन होना चाहिए, वो सारा हमने फिक्स किया। फिर उसके बाद प्रमोशन, आगे आने वाले समय जब बेस्ट तरीके से वो काम करेंगे तो हमें सीनियर्स लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्यों बाहर से उठाए, जब हमारे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय उस लायक है कि हम उसको सीनियर बना सकते हैं, तो हम क्यों ना उसको प्रमोशन करेंगे। और मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, तो ये सारा का सारा जो एक्टिविटी है ये किसके अंतर्गत आता है, स्टाफिंग के अंतर्गत। यानी कहने का साफ सीधा मतलब है कि स्टाफिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट करना या सिलेक्शन करना ही नहीं है, बल्कि सही मायने में अगर देखा जाए तो स्टाफिंग का मतलब ये हुआ कि जीरो से एकदम एंड तक किस चीज के बारे में, तो ऑल अबाउट मैन पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड स्टाफिंग। पूरा का पूरा मैन पावर को, चाहे आपको रिक्रूटमेंट करना है या उससे पहले कितने लोगों की जरूरत है ये पता करना है, और साथ ही साथ उनके प्रमोशन से लेके सारी प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, हम किस फंक्शन के अंतर्गत लाते हैं, फंक्शन। यानी ये ओवरऑल किसके बारे में बात करेगा, हमारे मैन पावर के बारे में बात करेगा। ओके, वही आगे कर रहे हैं, स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब यही हमारा हो गया 2 मार्क्स का जो डेफिनेशन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। तो ये भी एक बेस्ट डेफिनेशन है कि स्टाफिंग का मतलब क्या हो गया, तो स्टाफिंग इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व करता है स्टाफिंग, तो स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही व्यक्ति का चुनाव करना, फॉर द राइट जॉब, फॉर द मतलब सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना, जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट राइट टॉप, जिसके पास क्या हो भाई, क्वालिफिकेशन भी सही हो, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा यही क्या कहलाता हमारा, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, स्टाफिंग। देखिए स्टाफिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टाफिंग इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में मान के चलिए 4 ऑर्गेनाइजेशन है, चारों ऑर्गेनाइजेशन, देखिए रिसोर्सेज की बात, जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूं कि क्या क्या रिसोर्सेज में कौन कौन सी तरह के रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, है कि नहीं, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए एंड ह्यूमन रिसोर्स हो गए। मुख्य रूप से अगर रिसोर्सेज को 3 भागों में बांटा जाए तो सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती है। तो देखिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है एंड फिजिकल रिसोर्सेस है ये आसानी से लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। मतलब फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, वित्तीय संसाधन, ठीक है। उसके बाद फिजिकल रिसोर्स मतलब बताइए, भौतिक संसाधन, मतलब जैसे कि सामान वगैरह, मशीनरी वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, जो भी मैं फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो हमारा फिजिकल रिसोर्स हो गया। एक होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। तो देखो ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है एंड फिजिकल रिसोर्सेस है ये जनरली किसी को भी प्राप्त हो सकता है जिसके पास क्या है, पैसा है। जिसके पास पैसा है वो इजीली क्या कर सकता है, इन चीजों को अपने साथ कैरी कर सकता है, अपने पास इन चीजों को अवेलेबल कर सकता है। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता और असफलता सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करती। अगर सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करती तो दुनिया का कोई भी गरीब व्यक्ति अमीर नहीं बनता और दुनिया का कोई भी अमीर व्यक्ति गरीब नहीं बनता। दुनिया का कोई गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसे की कमी है वो कभी बिजनेस में सफल नहीं होता, क्योंकि जो जितने ज्यादा पैसे वाले होते वो उतना ही बड़ा मशीन खरीद कर लाते टेक्नोलॉजी को, और उतने ही ज्यादा आगे वो बढ़ जाते। हकीकत यही है। यानी कि टोटली सफलता और असफलता जो सबसे मेन चीज पे डिपेंड करती है वो स्टाफिंग प्रक्रिया के दौरान हम जिन राइट पर्सन का जो चुनाव करते हैं, ये जो राइट पर्सन है ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, इसी पर्सन पे। क्योंकि सेम मटेरियल, सेम मशीन, सेम टेक्निक, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन कार्य करने वाला व्यक्ति अगर क्या हो जाए भाई हमारे सही नहीं है, राइट पर्सन नहीं है फॉर द राइट जॉब, तो समझिए कि हमारा सफल होना, अच्छा राइट पर्सन अगर नहीं है राइट जॉब के लिए तो हमारा सफल होना बिल्कुल ही संभव नहीं है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें सफल बनाना है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम किस चीज को बहुत ध्यान से रखें, करें, किस फंक्शन को, किस मतलब एक मैनेजर के हाथ में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की है कि वो स्टाफिंग की जो स्टाफिंग फंक्शन है उसको वो सही से परफॉर्म करे। ये पूरे चैप्टर में इसी को बताया जाएगा। फिर आगे क्या करें, स्टाफिंग हैज बीन डिस्कार्डेड एज described as managerial function of filling and keeping filling positions in the organization structure। मैंने वही बोला ना कि ऑर्गेनाइजिंग प्रक्रिया में हम क्या बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है,
कि कितने लोग किस डिपार्टमेंट में चाहिए, कौन सा व्यक्ति क्या करेगा। तो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्टाफिंग प्रक्रिया में हम चीज़ों को क्या करते हैं, उन सारे जगह को, जो रिक्तियां हैं, जो रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान है, जगह भरा है, उसको हम क्या करते हैं, भरते हैं। ठीक है ना, उन सारे पोजीशंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे भरते हैं। तो वही कह रहा है, दिस इज अचीव्ड बाय द आइडेंटिफाइंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोड बाय रिक्रूटमेंट। ये कैसे होगा, तो हमने स्ट्रक्चर बनाया, हमने उसके बाद क्या कर दिया, इसके लिए हमने रिक्रूटमेंट जारी किया कि भाई हमारे यहाँ भर्ती चल रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने कहा रिक्रूटमेंट, हमने क्या निकाला यहाँ पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड फॉलोड बाय रिक्रूटमेंट, हमने रिक्रूटमेंट निकाला। फिर उसके बाद क्या किया हमने, उसमें से जो बेस्ट एम्प्लॉई है उसका हमने क्या कर दिया, सिलेक्शन करा। उसके बाद उनका प्लेसमेंट किया कि कहाँ कहाँ किसको भेजना है, किस जॉब पे किस डिजिग्नेशन के साथ भेजना है, वो किया हमने। फिर उनका क्या कर दिया, जरूरत पड़ने पर उनको प्रमोशन किया। आगे भी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि जब भर्ती किया तो वहीं पे प्रमोशन, ये स्टाफिंग फंक्शन काम करता है। इवन क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बाद भी, बहुत दिनों बाद जॉब करने के बाद भी ये प्रक्रिया आती है जिसमें प्रमोशन हो गया, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू फिल द रोल डिजाइन्ड इनटू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जितने लोगों की जरूरत है उन सभी स्थानों को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, किस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, स्टाफिंग फंक्शन। तो अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आता है तो ये काफी है, लेकिन वही अगर 5 मार्क्स में आ गया तो आप, वैसे 5 मार्क्स में सिर्फ डेफिनेशन नहीं आएगा, लेकिन अगर डेफिनेशन आता है तो इन दोनों को आप मिक्स करके, हाँ तो लीजिए ना, यहाँ पे है इंपॉर्टेंस, तो ये काफी है ये। तो आप इसमें बस 1-2 लाइन जोड़ देना, आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, स्टाफिंग फंक्शन इन, उसके बाद इन्वॉल्व में हम क्या करेंगे, ये लाइन जोड़ देंगे तो थोड़ा सा लाइन लंबा हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या कर दीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंस, नीड कह लीजिए, बेनिफिट्स कह लीजिए, एडवांटेज कह लीजिए, सब किस चीज़ का, स्टाफिंग का, तो सारा का सारा क्या है हमारा, तो वही दिया हुआ है। तो इंपॉर्टेंस एक्चुअल में क्या है, तो मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसको करते हैं, हम मैन पावर को क्या करते हैं, अपने पास रिक्रूटमेंट के जरिए हम सिलेक्शन करते हैं, मैन पावर का सिलेक्शन करते हैं। और ये वही मैन पावर है, ये वही पर एम्प्लॉई हैं या मैनेजर हैं जो लोग क्या करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं भाई, काम कर कर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है, कि सबसे पहला बेनिफिट क्या है, स्टाफिंग फंक्शन से हमारे क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या एडवांटेज है इसके। तो सबसे पहला एडवांटेज यही है कि फिलिंग द रोल बाय द ऑब्टेनिंग कंपिटेंट पर्सनल, मतलब फिलिंग द रोल, यानी कि यहां पे जो भी खाली जगह है उसको क्या किया जाता है, जो भी कंपिटेंट पर्सनल है, मतलब उस लायक जो जगह, जैसे यहां पे था ना एक लाइन, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, सेम इसी चीज को यहां पे कह रहा है, यही चीज यहां पे कह रहा है कि हमने ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू क्या कर दिया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार किया। अब हमें पता लग गया कि हमारा काम क्या है, और उस काम को बेस्ट तरीके से करने के लिए, इफिशियंट वे में करने के लिए या इफेक्टिव वे में करने के लिए हमारे लिए कैसे पर्सन की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टाफिंग प्रक्रिया के थ्रू हमें वो लोग मिल जाते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है कि स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू बी फिल द जॉब पोजीशन, देयर विल बी नो यूज ऑफ जॉब पोजीशन अनलेस द अनटिल दीज आर द ऑक्यूपाइड बाई एम्प्लॉय एंड इट इज थ्रू स्टाफिंग फंक्शन। मतलब ये ओवरऑल इसमें बात वही कहेगा कि जो भी खाली जगह है स्टाफिंग प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, वो सही लोगों के द्वारा फुलफिल कर दिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या करें, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। फिर वही उसी चीज को घुमा के, मैंने क्या बोला है, ऐसा नहीं कि बहुत अलग अलग चीजें आएंगी, फिर सेम चीज को यहां भी क्या किया गया, देखिए सेम वही है कि फिलिंग द रोल्स, रोल मतलब क्या है, जॉब। हमने क्या कर दिया, जो भी कार्य करने वाले लोग हैं उनको, उसके लिए क्या, तो ये होता गया मुख्य रूप से, क्या हो गया हमारा, रिक्रूटमेंट हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ऑब्टेनिंग मतलब उनको प्राप्त करना, ऑब्टेन मतलब क्या होना, प्राप्त करना। तो यहाँ पे हमने रिक्रूटमेंट करा और उसमें से क्या कर दिया, हमने सेलेक्ट कर लिया कि किस काम के लिए किस व्यक्ति को रखना है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे हमारे पास। उसके बाद दूसरा क्या होगा, जब बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें से जो बेस्ट लोग होंगे उनको चुनाव करेंगे वही, और उनको हम क्या करेंगे, जो काम है उनके अकॉर्डिंग हम उनको शिफ्ट करेंगे। तो वही कह रहा है प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिलेक्शन का प्रक्रिया हो गया। तो वही हो गया, स्टाफिंग इंश्योर हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब बाय द प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये सिर्फ क्या है हमारा,
रिक्रूटमेंट, और ये क्या हो गया हमारा रिक्रूटमेंट एंड सॉरी ये क्या हो गया हमारा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। वही यहाँ पे कह रहे हैं एम्प्लॉइज आर गिवन अ प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। अब किसको लोअर लेवल पे रखना है, किसको मतलब स्टाफ बनाना है, किसको सुपरवाइजर बनाना है, कौन ऑपरेशन में भाग लेगा, कौन मैनेजमेंट में भाग लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में, ये उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं फिक्स कर देते हैं। ओके, नंबर थर्ड आता है ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइज। अब देखिए राइट पर्सन राइट जॉब के लिए जब हम क्या करेंगे, तो राइट पर्सन राइट जॉब के लिए कहने का मतलब क्या हो गया कि वो पर्सन जो किसी काम को वेरी इफिशियंट वे में कंप्लीट करता हो, बहुत ही इफिशियंट वे में। अब इफिशियंट वे कहने का मतलब क्या हो गया, एफिशिएंट वे कहने का याद है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी कहता है कि कम से कम खर्चों में उसको क्या करना, खत्म करना कार्य को। तो जब हमारे पास राइट पर्सन होंगे राइट जॉब के लिए, तो यानी कि काम को सही ढंग से किया जाएगा, हमारे रॉ मटेरियल्स की या हमारे कोई भी रिसोर्सेज की क्या होगी, बर्बादी कम से कम होगी। उससे क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा हमारा इंटरप्राइज का क्या होगा, ग्रोथ होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, बिना पढ़े मैं यहाँ पे आ जाऊं, या कोई ऐसे टीचर रख दूं जो दुनिया का सबसे बेस्ट मैथमेटिक्स का टीचर है, उसको मैं यहाँ पे ला दूं, क्या वो उस प्रकार से आपको क्वालिटी देगा? वो जिस इलाके में है, तो यानी कि वो राइट पर्सन तो है, लेकिन ये जो जॉब है उसके लिए राइट जॉब नहीं है। तो यहां पे क्या किया जाता है, जब राइट पर्सन राइट जॉब के लिए राइट पर्सन आता है, तो क्या होता है, चीजें मतलब जो भी कार्य है वो करना आसान हो जाता है और कम से कम खर्चों में होता है। तो उससे क्या होता है, इंटरप्राइज का ग्रोथ होता है। फिर आगे क्या करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि ऑलरेडी मैंने इसके थ्रू समझा दिया। क्योंकि जब राइट पर्सन राइट जॉब के लिए आएंगे तो फिर वही चीज है, वो बर्बादी करेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास उसी चीज से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है, उनके पास उन्हीं चीजों से रिलेटेड एक्सपीरियंस है। और जिनके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन हमें यही सिखाता है ना कि कम से कम खर्चों में जितना जल्दी से जल्दी हो सके विद इन टाइम हम कार्य को अपने बेस्ट वे में हम क्या कर सके, कंप्लीट कर पाए। तो यही तो होता है हमारा। तो जब वैसा करेंगे तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा ही होगा, है कि नहीं? तो उसके बाद क्या करें, हेल्प्स इन कंपीटिंग। अब हेल्प्स इन कंपीटिंग मतलब फाइट करने में, कंपटीशन फाइट करने में। मार्केट में क्या है, फिर वही चीज जो मैंने बताया था कि फिजिकल रिसोर्सेज सबके पास हो सकता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सबके पास हो सकता है, लेकिन हीरो कौन बनेगा इसमें, जिसके पास ह्यूमन रिसोर्स बेस्ट होगा, वही हमारा क्या बन जाएगा। तो स्टाफिंग प्रक्रिया के थ्रू जो जितना बेस्ट इंप्लॉय का सिलेक्शन करता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन उतना ही ज्यादा बेस्ट तरीके से ग्रो भी करता है। हो गया यहाँ पे हेल्प्स इन कंपीटिंग। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट, इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। और देखिए स्टाफिंग फंक्शन अभी तक हमने जो भी आपको बताया कि राइट पर्सन राइट जॉब के लिए हमने रिक्रूट करा और सिलेक्ट करा, अभी तक यही चल रहा था। लेकिन इससे एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होता है, ठीक है? एक हद तक मोटिवेट हो गया, बैठ जाइए। एक हद तक एम्प्लॉय क्या हो गया हमारा, मोटिवेट हो गया, मान लिया कि भाई चलो उसको खुशी है कि उसका सिलेक्शन हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा। तो स्टाफिंग प्रक्रिया को यहीं पे रोका भी तो नहीं जाता है। स्टाफिंग कहाँ तक जाता है, आगे भी उसके वर्क के अकॉर्डिंग, उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको कंपनसेशन देते हैं, बोनस देते हैं, है कि नहीं है? टाइम टू टाइम उसको और बेस्ट बनाने के लिए, उसके क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए उसको ट्रेनिंग देते हैं, है कि नहीं है? उसके टास्क के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देते हैं। वो अगर बेस्ट कर रहा है, अगर फंक्शन परफॉर्म बेस्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, प्रमोशन देते हैं, है कि नहीं? तो इससे क्या होता है, वही यहां पे कह रहा है कि क्या कर स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर हमें, क्योंकि इसके पहले हमने 5 जो पढ़ा है इंपॉर्टेंस, अभी इन 5 में यही था कि भाई हम सही पर्सन का चुनाव सही काम के लिए कर रहे हैं, यही था ना। उसी को तोड़ मरोड़ के अलग अलग लैंग्वेज में हमने लिखा था, अलग अलग लाइन में लिखा था। लेकिन ये जो यहाँ पे हमारा टाइम, ये जो हमारा पॉइंट है, ये क्या कर रहा है कि अब उससे हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा जो स्टाफिंग फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होता है कि इंड विथ अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय के साथ खत्म नहीं होता, इट इंक्लूड्स, ये क्या शामिल करता है, इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग,
अब भाई देखिए, पहले से आप हैं, किसी काम को कर रहे हैं, लेकिन आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान के चलिए पहले नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, कॉपी पेन पे हम क्या करते थे, अकाउंटिंग करते थे। लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम अब क्या हो गया, सारे लोग क्या हो गए, कंप्यूटर पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़े कि इनिशियल फेज में भी ऐसा ही चलता था कि नहीं भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में या इवन ऑल ओवर वर्ल्ड में सब लोग कंप्यूटर से ही काम करते थे या पेपर पे काम करते थे, और जब कंप्यूटर वर्ल्ड आया तो हमने पेपर पे काम करने वाले लोगों को हटा दिया। ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। हमने उन्हीं लोगों को ट्रेंड कर दिया। हमने क्या कर दिया, उन्हीं लोग को ट्रेंड कर दिया। अब उससे क्या हो गया, उनकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुई। अब जब क्वालिटी इंप्रूव हुआ तो क्या हो गया, उनका परफॉर्मेंस भी बढ़ा। तो उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पहले 5 प्रोडक्ट वो बनाते थे, लेट सपोज, तो उनको हम देते थे 10,000 सैलरी। अब अगर वो उसी टाइम में, उसी टाइम पीरियड में अगर वो 15 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो चलिए ना 30,000 25,000 तो देंगे ना, देंगे कि नहीं देंगे। तो उनके ट्रेनिंग से क्या हुआ कि उनका क्वालिटी भी इंप्रूव हुआ, और उनके क्वालिटी इंप्रूवमेंट के कारण उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, और उनके परफॉर्मेंस के कारण क्या हुआ, उनका कंपनसेशन भी। तो वही क्या कहता है कि स्टाफिंग प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ भर्ती तक समाप्त तो नहीं होता कि हमने स्टाफ का सिलेक्ट कर लिया, कहानी खत्म। उसके बाद उनको ट्रेनिंग देना, उनका प्रमोशन करना, प्रमोशन मतलब उनको आगे ऊपर ले जाना, और प्रमोशन के अकॉर्डिंग कंपनसेशन। सारा का सारा खेल तो इसी पे आया कि नहीं आया समझ में। तो ईटीसी ऑल दीज एक्टिविटीज हेल्प इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय। जिस आप देखते हैं ना कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जब जाइए कॉर्पोरेट सेक्टर में, जहां पे क्या होता है कि सही काम करने वाले लोगों को प्रमोशन मिलता है, उनको बोनस मिलता है, टाइम टू टाइम अप्रेजल मिलता है, तो वहां पे जो वहां की एम्प्लॉई है ना, जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनकी एम्प्लॉई वहां के बहुत मन से काम करते हैं, वहां की एम्प्लॉई मन से काम करते हैं, क्योंकि मोटिवेटिंग, वो मोटिवेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे उनकी क्वालिटी भी बढ़ रही है, और क्वालिटी के अकॉर्डिंग पैसा बढ़ रहा है। सिर्फ पैसा अगर बढ़ेगा तो आज 10,000 है, कल 10% बढ़ेगा तो 11,000 होगा, परसों 10% और बढ़ेगा तो आपको 12,100 होगा, उसके अगले साल फिर बढ़ेगा तो 13,200 होगा, ऐसे ही ना बढ़ता जाएगा। लेकिन यदि इंप्रूव हुआ, जैसे क्वालिटी इंप्रूव हुआ, तो सीधे कितना हो गया, 10,000 से सैलरी कहां तक पहुंच गया, 25,000। ओनली ड्यू टू, क्यों, क्योंकि उनके क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आया। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हमेशा मोटिवेटेड होते हैं, और एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय क्या करेगा, अपना बेस्ट रिजल्ट देगा, अपना बेस्ट रिजल्ट देगा। वही चीज है यहाँ पे मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। फिर क्या करे, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस, की टू इफेक्टिवनेस। अब देखिएगा, सारा का सारा फंक्शन तो मैंने बताया ही, कौन परफॉर्म करता है। कितना भी बढ़िया मशीन ला दीजिए, चलाने वाला नहीं है, चलाना नहीं आता है, क्या ही फायदा, आउटपुट मिला आपको कुछ। मतलब पूरा का पूरा चीज डिपेंड किस पे करेगा, ह्यूमन रिसोर्स पे। और ह्यूमन रिसोर्स कहां से आएगा, स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू। तो यहां पे कह रहा है कि नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कैरिड आउट विदाउट इफिशियंट स्टाफिंग फंक्शन। विदाउट इफिशियंट स्टाफिंग फंक्शन के मैनेजमेंट का कोई काम, ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम आप चाहो कि बढ़िया से कर लो, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सही काम के लिए सही पर्सन चाहिए, और वो सही पर्सन कौन देगा, स्टाफिंग फंक्शन जो कर रहा होगा वो देगा। तो वही यहां पे कर रहा है स्टाफिंग फंक्शन, बिकॉज ऑल द फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन बाय स्टाफिंग फंक्शन ओनली। आए समझ। तो इसीलिए क्या कहता है, अब इससे क्या होता है, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। मतलब सारा फंक्शन आपका रेडी है, लेकिन जो मतलब सारा मशीन बहुत बढ़िया है, आपके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है, बस उस मशीन को चलाने वाला एक व्यक्ति एकदम बेकार है, तो समझिए कि उस मशीन को लेकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में तो आपने देखा है कि डूबती हुई कंपनी को मैनेजमेंट ने कैसे बेस्ट तरीके से किया, और उन्हीं के द्वारा तो दिया गया ये सारा का सारा फंक्शन है कि नहीं है। तो उन्होंने यही किया होगा ना, ये स्टाफिंग की प्रक्रिया बेस्ट की होगी, यही चीज है। तो एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग में हमने जो भी पढ़ा उसका कुछ कीवर्ड्स है जो आपके सामने है। क्या क्या कीवर्ड्स है, तो क्वालिफाइड, टैलेंटेड एंड एफिशिएंट स्टाफ इज अपॉइंटेड, बताया ना। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, पहले रिक्रूट करते हैं, मतलब लोगों को बुलावा देते हैं, भैया आइए हमारे पास इतना जगह खाली है, आपका अगर क्वालिफिकेशन हमारे नीड के अकॉर्डिंग है तो आप आइए। अब बहुत सारे लोग आ गए, जैसे मान के चलिए हमारे 1000
पर्सन को सेलेक्ट करना, उसके लिए लाखों लाख लोग अप्लाई करते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, जो भी उनका प्रोसीजर होता है स्टाफिंग करने के लिए, क्या क्या प्रोसीजर होगा सब पढ़ने वाले हैं हम लोग। उन प्रोसीजर के थ्रू क्या करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन किस व्यक्ति को करते हैं, उसी व्यक्ति का ना करते हैं जो उसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाइड हो, जो ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड हो, जो ज्यादा से ज्यादा इफिशियंट वे में काम करना जानता हो, उसी स्टाफ को तो सिलेक्ट करेंगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, अपॉइंटमेंट इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। फिर वही चीज, वही लाइन, सेम एकदम कॉमन लाइन है, जो उठाकर चिपका दो सब काम करेगा। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, वही हुआ। सेकेंड, नंबर थर्ड क्या करे, इफिशियंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट फॉर ग्रोथ ऑफ एन इंटरप्राइजेस। अब जैसे हमारे पास इफिशियंट स्टाफ आ गया, इफिशियंट एम्प्लॉय आ गया। इफिशियंट एम्प्लॉय का मतलब जो बर्बादी को कम से कम करे, जो हमारे रिसोर्सेस का बेटर यूटिलाइज करे। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का क्या है कि 10 रुपए में जितना ज्यादा से ज्यादा हम बेनिफिट उठा सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाए। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस यही है ना, तो वही है। तो उससे क्या होता है कि जो एफिशिएंट एम्प्लॉय होते हैं वो कम से कम खर्चों में अपने कार्य को एकदम सही टाइम पे खत्म कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा क्या होता है, ग्रोथ उसी से तो बढ़ेगा, है कि नहीं। फिर अगला आता है क्या, नो ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग इज गुड। सबसे बड़ा चीज क्या है कि ओवर स्टाफिंग, जरूरत है 1000 लोगों की, हमारे पास है कितने, 1500 लोग, 500 तो बेकार में ही बैठे हैं ना। तो 500 को तो एक तो हम उनको सैलरी दे रहे हैं वो अलग में, प्लस वो क्या होगा जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉई है वो अलग अपना क्या कहते हैं वही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल ग्रुप बनाकर और बाकी काम कर रहे लोगों को भी वो क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। इसलिए ये भी खराब है। और अगर इंप्लॉई कम हो जा रहे हैं तो ये भी खराब है। तो स्टाफिंग प्रक्रिया के थ्रू क्या करते हैं, स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं कि हमने जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू जो स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्टाफिंग प्रक्रिया में लोगों को रिक्रूट करते हैं। ओके, फिर क्या कर रहा है, एफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प यू विन ओवर योर कंपटीटर्स। वही है, कंपटीशन में मदद करते हैं, क्योंकि भाई वो क्या करते हैं, बाकी दुनिया जिस चीज को अब इसी पेन को बनाना है तो बाकी कंपनियां इसको बनाने में 700 रुपए खर्च कर रही हैं, आपके पास इतने बेस्ट स्टाफ हैं कि उनको पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है 600 रुपीज, तो आप तो उनके कॉस्ट प्राइस पे ही बेचोगे तो आपको 100 रुपीज पर यूनिट आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो आप बाकी से तो पक्का आगे निकलो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर सेम, आप खुद सोचिए कि सेम क्वालिटी का सेम डिजाइन का अगर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और एक व्यक्ति 700 में बेच रहा है एक कंपनी, और सेम दूसरा कंपनी अगर क्या कर रहा है 600 में बेच रहा है, आप क्या खरीदोगे, ऑब्वियसली 600 वाला खरीदोगे। तो ऑटोमेटिक अब बाकी अपने कंपटीटर से क्या हो जाओगे, आगे हो जाओगे। फिर स्टाफिंग मोटिवेट्स एम्प्लॉय, कैसे मोटिवेट करता है, तो स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू हम लोगों को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका प्रमोशन करते हैं, है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग उनका कंपनसेशन मतलब उनका जो भी क्या कहते हैं उसको, मतलब जो भी सैलरी है बोनस है वो उनका देते रहते हैं। तो उससे मोटिवेट होता है, और एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय क्या होता है, बहुत ही मन से काम करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हमारा गोल होता है, प्री स्पेसिफाइड गोल जो भी होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑन टाइम क्या होता है, अचीव हो जाता है। एंड लास्ट कर सक्सेस ऑफ अदर फंक्शन डिपेंड अपॉन द स्टाफिंग, क्योंकि स्टाफ बढ़िया होगा तो अदर फंक्शन भी हम बेस्ट तरीके से परफॉर्म करेंगे। ओके, ये रहा। अगला है स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज रहने दीजिए, ठीक है। एक्चुअली आज हमारी भी गलती है कि हमने गलती से ग्रुप में इन्फॉर्म नहीं किया कि 4 बजे से बिजनेस स्टडी का क्लास है, बट डोंट वरी, हो जाएगा।